स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है मेकिंग स्पीचेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स। जैसे हमने प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंटेशन को हम कैसे आउटलाइन करते हैं और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स का हम यूज़ करते हैं। सेम एज इट इज़ जो है ये स्पीच के लिए भी हम वही स्किल्स को अप्लाई करेंगे, लेकिन जो फ़र्क है वो क्या है कि अ प्रेजेंटेशन एंड अ स्पीच आर बोथ यूज्ड टू डिलीवर अ मैसेज, बट देयर आर सम की डिफरेंसेस। ठीक है, प्रेजेंटेशन और स्पीच जो है दोनों का मकसद बेसिकली जो है वो स्पीच को डिलीवर करना है, लेकिन इसके अंदर जो है दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? डाटा प्रेजेंटेशन इज़ यूजुअली अ विजुअल presentation such as PowerPoint or a video and often include charts, graphs, and other visuals. एंड आ स्पीच इज़ एन ओरल प्रेजेंटेशन विदाउट विजुअल एड्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन में जो है हम अपने ग्राफ भी शो करते हैं और जो हमारी स्लाइड्स होती हैं और उसके अंदर चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट के थ्रू। लेकिन जब हम स्पीच करते हैं तो एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है, उसमें हमने जो है वो आउटलाइन उसको किया होता है, टाइटल को प्रेजेंट करते हैं और फिर आगे हमारी जो हेडिंग है, सब हेडिंग, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं विदाउट विजुअल एड्स। ठीक है, हम उसमें कोई विजुअल एड्स जो है उनका इतना खास यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम अपनी स्पीच के अंदर करना चाहें कोई इलस्ट्रेशन शो तो वो हम कर सकते हैं। तो इसको भी हम पढ़ते हैं। इन स्पिट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इन लाइफ, फ्यू पीपल्स आर कॉम्पिटेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, परहैप्स बिकॉज ऑफ जनरल लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग जो है ये काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस पर फुलफिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, उनको जो है इसके ऊपर ज़्यादा अबूर नहीं हासिल होता, ट्रेनिंग नहीं हुई होती। Making an after dinner speech in a social setting is quite different from making an oral presentation in an academic environment. You will have some idea of how to deliver a speech, as speech principles have been discussed in earlier units. While speech vary from occasion to occasion and from individual to individual, a few essentials need to be considered if your speech is to be effective. जो हमारी speech है वो मौके की निस्बत से वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वो डिफरेंट होती है। हम जब भी स्पीच करते हैं पहले हम देखते हैं कि ये जो है हमारी एकेडमिक स्पीच है या फिर ये कोई फैमिली का या फिर कोई ऐसा ओकेजन है जिसके लिए हमें स्पीच करनी है, तो ये हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कुछ जो एसेंशियल्स हैं उनका हमें यूज़ करना पड़ता है। स्पीकिंग इन पब्लिक साउंड्स अ सिंपल थिंग टू डू, बट हाउ मैनी कैन डू इट सक्सेसफुली। अब पब्लिक में बोलना आसान तो है, लेकिन हम इसको कैसे जो है वो कामयाब तरीके से कर सकते हैं? मोस्ट पीपल फेल टू इम्प्रेस एज पब्लिक स्पीकर्स बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज दैट द स्किल ऑफ राइटिंग फॉर स्पीच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्किल ऑफ राइटिंग फॉर पब्लिकेशन. While others fail because they are inflexible and use the same approach with all the audience, not realizing that large and small gathering need handling in completely different ways. Many speeches fall through because they fail to make the distinctions. A speech may be well written but not sound right when uttered. That is why it is said that a good speech really, ठीक है, सेम एज इट इज प्रेजेंटेशन की तरह, कि जैसे प्रेजेंटेशन की हम स्लाइड्स कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बना लेते हैं, लेकिन उसको इजीली उस तरह से वो प्रेजेंट नहीं कर पाते जैसे उनकी स्लाइड्स होती हैं, और या तो कभी उनकी स्लाइड्स अच्छी नहीं होती लेकिन वो प्रेजेंट अच्छा कर लेते हैं। तो स्पीच जो है पब्लिक स्पीकिंग में जो हमारी जो स्पीच होती है वो भी इसी पे डिपेंड करती है कि जो हमने अपना मटेरियल गैदर किया हुआ है उसको हमने एक प्रॉपर आउटलाइन बनाई हो, ठीक है। और कौन इसको जो है प्रेजेंट करने में फेल हो जाता है? वो फेल हो जाते हैं जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होती या उसको कम्प्लीटली तरीके से जो है वो प्रेजेंट नहीं करते। सो जनरल स्पीच प्रिंसिपल्स है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप रीड करें जनरल स्पीच प्रिंसिपल्स के बिल्कुल नीचे। पब्लिक स्पीकिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, यानी हम बातचीत कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, जिसके अंदर अ स्पीकर एड्रेसेस एन ऑडियंस लार्ज और स्मॉल विद अ मैसेज। स्पीकर जो है वो खिताब करता है ऑडियंस से, ठीक है, ऑडियंस अब लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, और प्रेजेंटर के पास एक मैसेज होता है जो स्पीकर एड्रेस कर रहा होता है, यूजुअली प्रीपेयर्ड एंड एट टाइम्स मे बी अनप्रीपेयर्ड। किसी टाइम स्पीच जो है वो तैयार भी हुई होती है और किसी टाइम जो है वो तैयार नहीं भी होती। मोस्ट पीपल फील अनईजी एट स्पीकिंग इन पब्लिक एंड इट इज़ अ नेचुरल फीलिंग, ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं पब्लिक के सामने बोलने में, ठीक है, और ऐसा होता भी है क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल फीलिंग है।
देयर आर 3 वेल नोन वेज टू प्रेजेंट अ स्पीच। फर्स्ट 3 लाइन में इसकी डेफिनेशन थी, लास्ट जो पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर टाइप्स बताई हुई हैं स्पीचेस की। फर्स्ट है एक्सटेम्पोरेनियस, सेकंड है मैन्युस्क्रिप्ट एंड इम्प्रोप्टो, ईच रिक्वायरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तीनों की जो है वो मुख्तलिफ तरीके से प्रिपरेशन होती है। यू मे चूज टू मेक फॉर्मल प्रिपरेशन और नोट टू प्रिपेयर फॉर स्पीच। तो जो फर्स्ट है हम वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी जो स्पीच प्रिपरेशन है, एन एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच इज डिफाइंड एज वन इन विच अ थोरो बट फ्लेक्सिबल आउटलाइन और सेट ऑफ नोट्स गाइड्स द स्पीकर थ्रू द ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच में ये होता है कि इसकी एक थोरो रीडिंग होती है और एक फ्लेक्सिबल आउटलाइन होती है, यानी लचकदार सी वो आउटलाइन होती है और कम्प्लीटली उसको रिसर्च बेस होती है, और अ सेट ऑफ नोट्स यानी ये कुछ नोट्स होते हैं जो गाइड कर रहे होते हैं स्पीकर को ओरल प्रेजेंटेशन के दौरान। जैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और आप अपने साथ एक जो है वो कार्ड टाइप या कोई पेज रख लेते हैं और उस पर आप अपनी आउटलाइन बना लेते हैं पॉइंट्स की, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट भूल जाता है तो आप वहाँ से फ़ौरन से देखकर जो अपना पॉइंट है नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करें। तो एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच क्या है कि डिफाइंड एज वन अ थोरो बट फ्लेक्सिबल आउटलाइन और अ सेट ऑफ नोट्स गाइड्स द स्पीकर थ्रू द ओरल प्रेजेंटेशन, यानी एक ऐसे सेट ऑफ नोट्स जो कि स्पीकर है उसको गाइड करता है ओरल प्रेजेंटेशन के दौरान। Here the speaker has a roadmap to follow, but with the added advantage of flexibility of adapting his notes according to the response of the audience. For example, reducing or adding where required. A scratch outline is the most favored standardized format of headings and subheadings. This may be in the form of single word, short phrases, or full sentences. As everything is not written down, the danger is that the speaker may lose track and be at a loss for words, and sometimes nervousness may cause the speaker to do जस्ट डैट। ठीक है, सेम जैसे हम अपने प्रेजेंटेशन में अपने पॉइंट्स बनाते हैं, अपनी हेडिंग्स बनाते हैं, फिर सब हेडिंग्स बनाते हैं, तो हमें स्पीच के दौरान भी अपनी जो हेडिंग्स है वो बना लेनी चाहिए, जो हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने जो है जिनको हमने डिस्कस करना है। और अगर हम उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके उन पॉइंट्स को लिख देंगे तो वो क्या होगा, एक रोड मैप नहीं होगा, हम उसमें मिस गाइड हो जाएंगे। तो यानी शॉर्ट पॉइंट, वैलिड पॉइंट और उनको फिर जो है वो हम एक यानी स्क्रैच आउटलाइन होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच। ठीक है, जिसमें आप थोरो रीडिंग करते हैं और एक फ्लेक्सिबल सी आउटलाइन होती है। सेकंड है द मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच इज द रिटन वर्जन ऑफ द स्पीच विच इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर अ प्रेजेंटेशन। ये भी सेम एज इट इज ही है कि ये कैसी स्पीच होती है जिसमें जो वर्जन होता है हमारी स्पीच का वो बेस करता है हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर। द स्पीकर रीड्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट। Here a different set of techniques are required. The art of reading loud in public with the right stress and intonation, timing of pause and gestures. ठीक है, यानी इसमें जो है ये जो स्पीच है एक तैयार जो लिखी हुई स्पीच होती है और उसके अंदर से यानी स्क्रिप्ट होता है और स्पीकर उसको देखकर उसमें से रीड करता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं और जब स्पीकर उनको स्पीच करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे वो रीडिंग कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है ये वाली स्पीच को कैसे देना है, जिसमें आप एक आर्ट ऑफ रीडिंग लाउड इन पब्लिक। ठीक है, आपको उसमें एक आर्ट आना चाहिए ऊंचा बोलने के लिए, रीडिंग के लिए आपको लफ्ज़ों का पता होना चाहिए, वर्ड्स आपकी सेंस में हो। ठीक है, वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना, यानी स्पीच के दौरान जो है तब आप लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं। विद द राइट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, कहाँ किस वर्ड पे आपने स्ट्रेस डालना है, कहाँ आपने नहीं डालना, कहाँ आपने जो है वो ब्रेक करना है, कहाँ आपने जो है स्टॉप करना है, टाइम ऑफ पॉज एंड जेस्चर्स, कहाँ कहाँ आपने जो है वो इशारों का इस्तेमाल करना है, अपने हैंड्स का, अपनी मूवमेंट का। तो ये सब कुछ जो है ये हमें मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच से पता चलता है। और ये जो स्पीच है ये भी एक पर्पसफुल स्पीच होती है और इसके लिए पूरी तैयारी की गई होती है, तभी जो है ये एक स्क्रिप्ट पेज यानी होता है। थर्ड है द इम्प्रोप्टो स्पीच। द इम्प्रोप्टो स्पीच इज़ वन इन विच देयर इज़ नो फॉर्मल डेवलपमेंट प्रायर टू डिलीवरी, यानी डिलीवरी से पहले इसके ऊपर कोई इतनी जो है वो फॉर्मल डेवलपमेंट नहीं की होती, यानी ये इनफॉर्मल वे में होती है, यानी ये रेडी भी नहीं होती, लेकिन एट द पॉइंट जो है वो बिना किसी मैन्युस्क्रिप्ट के, बिना किसी प्रिपरेशन के आप किसी से जो है वो ऑडियंस से स्पीच करते हैं। अनलेस यू आर एन ओल्ड हैंड एट पब्लिक स्पीकिंग यू शुड नेवर बी टोटली अनप्रिपेयर्ड। इन फैक्ट इफ़ यू आर फेमिलियर विद स्पीच प्रिपरेशन टेक्निक्स यू कैन डेवलप योर स्पीच एज यू स्पीक, यानी कि अगर आपको प्रिपरेशन की टेक्निक्स का पता होगा, बोलना कैसे है, स्टार्ट कैसे लेने हैं, मटीरियल क्या है मेरा, पहले ही मैं ऑडियंस को बता दूं कि मैं किस टॉपिक पे जो है डिस्कशन करने लगा हूँ। ठीक है, और फिर उनका अगर ऑडियंस को भी देख लेना है, ऑडियंस जो है वो लार्ज है, स्मॉल है,
जगह कौन सी है जहाँ मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी नो हाउ जिसको होगी तो वो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और वो अपनी स्पीच एट अ टाइम डेवलप कर लेगा। तो ये जो है ये इम्प्रोम्प्टू स्पीच है। तो ये तीन इसकी जो है ना ये थी टाइप्स, तीन तरह की स्पीचेस थी। क्या थी? एक्सटेम्पोरेनियस, सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट एंड द थर्ड वन इज इम्प्रोम्प्टू। जी, ये तो लास्ट जो स्पीच थी वो थी द इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज़ वन इन व्हिच देयर इज़ नो फॉर्मल डेवलपमेंट प्रायर टू डिलीवरी। ये नेक्स्ट पेज पे थी। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्या है, जो कि इनफॉर्मल वे में होती है, यानी होती तो ये फॉर्मल है लेकिन इसको हमने जब प्रिपेयर किया होता है तो इतना फॉर्मल वे में नहीं प्रिपेयर किया होता। एट द पॉइंट हम इसको अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए स्पीच करते हैं to the audience. So the majority of speeches considered over here are for special occasions such as speeches of introduction, welcome, presentation of an award, dedication, installation, retirement and finally impromptu speaking. तो ये जो आपकी बुक है इस टॉपिक से आगे नेक्स्ट कुछ सैंपल दिए हुए हैं स्पीचेस के, ठीक है, जो बड़े ख़ास जो ओकेजन्स होते हैं मौके उनके लिए। तो आप जो है उससे थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं ताकि अगर पेपर में आपको कोई भी स्पीच जो है वो आती है या आपकी लाइफ में तो आप उसको जो है यूज़ करके जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग इज़ अ सजेस्टेड सीक्वेंस दैट इज़ मे बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग योर स्पीच। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसको फॉलो करके आप अपनी एक अच्छी सी स्पीच तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ नोइंग द रीज़न और पर्पस फॉर स्पीकिंग। सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए वजह क्या है या मकसद क्या है आपका बोलने का। सेम एज इट इज़ जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन के टाइम आपको आपका टाइटल, आपको आपका टॉपिक पता होता है जिस पे आप डिस्कस करने लगे होते हैं। सेकंड है इवेलुएटिंग द ऑडियंस एंड ओपिनियन। पहले हम पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ्स में हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। थर्ड इज डूइंग सम रिसर्च ऑन द पर्सन यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट। फोर्थ वन इज राइटिंग एन आउटलाइन ऑफ द स्पीच and then delivering the speech, and last one is concluding the speech and practice. So the first concern of the speaker when making speech for special occasion is to determine the specific purpose or reason for making the speech. In fact, if the speaker can state in one sentence the reason for the speech, it will lessen the possibility of including unrelated material in the speech. Most of the time the audience knows in advance the purpose of the meeting. तो यानी पहला रूल क्या है स्पीच के दौरान जब आपने इसको बनाना है कि जो है वो आपको आपका पर्पस पता हो, रीज़न पता हो और आपने अपनी ऑडियंस को रीज़न बता देना है अपनी स्पीच का। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इवेलुएट द ऑडियंस एंड द ओकेजन। जो भी ओकेजन है और जो ऑडियंस है आपने उनको इवेलुएट कर लेना है उसका, यानी आपने जायज़ा ले लेना है। फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट द ऑडियंस, हाउ बिग इट will be, how sophisticated and knowledgeable. Knowing this will enable you to talk to the audience on their terms and in the kind of language they prefer. अब हो सकता है आपकी जो ऑडियंस हो या तो वो यंगस्टर्स हों या फिर वो ओल्ड एज पीपल हों या तो वो चाइल्ड हों, तो आपको जो है तो यू शुड नो हाउ सोफिस्टिकेटेड एंड नॉलेजेबल आपकी जो ऑडियंस है वो कितने इल्म वाली है, ठीक है, और कितनी सोफिस्टिकेटेड है और कितनी ज़्यादा वो स्मॉल है या लार्ज है, तो वो डिपेंड करेगा जब आप एनालाइज करेंगे। नोइंग दिस विल इनेबल यू टू टॉक द ऑडियंस ऑन देयर टर्म्स एंड इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे प्रेफर। दिस इज डन बाय कंसीडरिंग द ऑडियंस इंटरेस्ट। Are the people there? They have to be there because of their job or because of the person being bid farewell, honored or installed etc. तो यानी आपको वजह पता होनी चाहिए कि मेरी ऑडियंस जो है वो यहाँ मेरी स्पीच सुनने क्यों आई है, ठीक है, ये कौन सा इवेंट है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपने खुद एनालाइज करनी है। दिस विल टेल यू वेदर इट इज़ हाईली मोटिवेटेड ऑडियंस और अ डिसइंटरेस्टेड वन। ऑडियंस को देखकर एनालाइज करके जब आप स्पीच कर रहे होंगे तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि जो ऑडियंस है वो कितनी मोटिवेटेड है या तो वो मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये आपको स्पीच के दौरान पता चल जाएंगी, या तो वो इंटरेस्ट ले रही है ऑडियंस या इंटरेस्ट नहीं ले रही। कंसीडरिंग दिस फैक्टर्स विल हेल्प यू द स्पीकर डिसाइड द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ कमेंट्स टू बी मेड एंड द मैनर और स्टाइल ऑफ डिलीवरी टू बी अडॉप्टेड। सो द नेक्स्ट वन इज ऑडियंसेस कैन बी लार्ज एंड स्मॉल एंड द स्पीकर हैज़ टू एडजस्ट। ऑडियंस जो है लार्ज और स्मॉल भी हो सकती है, स्पीकर को एडजस्ट करना पड़ेगा हिज स्टाइल टू हिज ऑडियंस। Communication has to be one way, that is from you to
दैम। कम्युनिकेशन जो है स्पीच में वन वे होती है, यानी और आपसे स्पीकर से ऑडियंस तक की होती है। लार्ज ऑडियंस कैन क्विकली बिकम रेस्टलेस एंड हैज़ टू बी केप्ट इंटरटेन्ड। तो यानी लार्ज ऑडियंस अगर है तो इसको उनको इंटरटेन रखने के लिए जो है स्पीच को बहुत ज़्यादा बेटर करना होगा। अ क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट इज दैट ऑफ द मिले इन विच द स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड इन दिस स्पीच टेकिंग प्लेस इन एन एकेडमिक ऑफिशियल और सोशल एनवायरनमेंट। तो यानी आपको जो है सोशल एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कोई एकेडमिक स्पीच है, ऑफिशियल स्पीच है, तो इसकी भी आपको जो है वो नो हाउ होनी चाहिए स्पीच रेडी करते वक्त। Before writing down what you will say on the occasion, it is always beneficial to do some homework in the form of research on the person you are going to speak about. जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर हम स्पीच करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। This can be done in the form of interviews of persons close to the subject having either worked or known them in various capacities. अगर ये इंटरव्यू की फॉर्म में है जो कि हमने आगे अपनी स्पीच में प्रेजेंट करना है किसी पर्सन के लिए, तो फिर हमें क्या है, उस पर्सन का जो है वो इंटरव्यू करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम अपनी स्पीच में करने लगे हैं। हैविंग आइदर वर्कड और नोन देम इन वेरियस कैपेसिटीज, द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स इज क्रूशियल इन स्पेशल occasion speaking. One can also rely on one's own personal experiences and information. इसके अंदर जो है स्पीच के अंदर आपकी अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी जो कंक्लूडेड है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, और पर्सन्स के एक्सपीरियंस और आपके अपने एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस वन शुड ओनली स्पीक अबाउट पर्सन्स हु आर पर्सनली नोन टू यू। पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस गोज डाउन वेल विद द ऑडियंस एंड हेल्प। तो यानी जो आपका स्पीच का मकसद है और जो जो उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत होनी चाहिए, आपने उसको वैसे वैसे रेडी करते जाना है। नेक्स्ट, योर ऑन नोट्स ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एंड द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम अदर सोर्सेज नीड्स टू बी सॉर्टेड। काफ़ी सारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लिया है वहाँ से आपने उसको उसकी जो है वो आउटलाइन प्रिपेयर कर लेनी है और उसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है। अपनी जो स्पीच है उसको जो स्टार्ट में है इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी मेन बॉडी है और कंक्लूजन। सेम इट इज़ एज प्रेजेंटेशन। द इंट्रोडक्शन हैज़ 3 फोल्ड पर्पस। इंट्रोडक्शन के जो है 3 पर्पस होंगे। क्या? पहला जो है टू ट्राई एंड गेन ऑडियंस इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। पहला जो सेंटेंस होगा वो ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है स्पीच के अंदर वो डेवलप होना चाहिए उनको सुनने के लिए। सेकंड, टू लीड द ऑडियंस इनटू द मेन बॉडी ऑफ द स्पीच। एंड थर्ड, टू एस्टैब्लिश अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस। सेकंड में जो है वो मेन बॉडी जो इस तरह वो बनानी चाहिए हमें स्पीच की, तो ताकि जो ऑडियंस है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। वो मेन बॉडी को हम कैसे अट्रैक्टफुल बनाएंगे, वो नीचे इसके पॉइंट्स हैं जिसमें कोटेशंस का यूज़ करेंगे, हम रिमार्क्स यूज़ करेंगे, या कोई रिसर्च बेस्ड मटेरियल है वो हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट वन जो है हमारे पास वो है conclusion. In the introduction, you must make note of the occasion that has brought the speaker and audience together. That is, direct reference must be made to the occasion and to the subject. There are different ways to commence a speech. मुख्तलिफ तरीके हैं स्पीच करने के। स्टार्टलिंग रिमार्क और स्टेटमेंट जो स्टार्ट में है वो आप कोटेशंस का यूज़ करके भी दे सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर होमर का भी इंक्लूड होगा, यानी उसमें आप तंज़ो मजाक भी कर सकते हैं, आप जोक्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो ऑडियंस है वो हमारी स्पीच को सुने और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। रिमेंबर, नॉट एवरीवन इज कैपेबल ऑफ रिलेटिंग अ जोक एंड ओनली इफ यू आर रियली गुड एट दिस शुड यू ट्राई दिस टेक्निक। अगर आप जो है अपनी स्पीच को ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना चाहते, ऑडियंस को इंटरटेन करना चाहते हैं, तो आप अपनी सलाहियत के मुताबिक कोई भी उसमें जोक्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। सो सोशल गैदरिंग्स आर एप्ट फॉर यूजिंग दिस डिवाइस। यानी जो आपकी सोशल गैदरिंग्स होती है वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियल जो है उसमें आप इसका यूज़ कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जो है वो एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए। एंड गुड टेस्ट मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन एंड डिस्प्लेड इन द चॉइस एंड नरेशन ऑफ जोक्स। अनदर फ्रीक्वेंटली टेक्निक विच इज़ यूज्ड इज़ इलस्ट्रेशंस, ठीक है, इलस्ट्रेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। और रेटोरिकल क्वेश्चन, यानी आप अपनी ऑडियंस से सवाल जवाब कर सकते हैं अपनी स्पीच के दौरान, ठीक है। स्पीकर कैन इंट्रोड्यूस हिज और हर स्पीच। दिस आइडिया हियर इज नॉट टू हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन बट टू गेट ऑडियंस टू
थिंक अबाउट द सेम थिंग, यानी ये जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ये आपके वो स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, बल्कि जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उससे रिलेटेड। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं या उनकी स्पीचेस सुनते हैं तो आपने देखा होगा ये सारे रूल्स वही अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। कैसे वो स्टार्ट लेते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, एक टॉपिक को वो रीच आउट कर लेते हैं और फिर अपने टाइटल को जो है वो डिस्कस करते हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, शेर व शायरी का इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, डाटा उन्होंने जो इकट्ठा किया होता है वो डिस्कस करते हैं और एंड पे जो है वो कंक्लूड कर देते हैं। सो द फॉलोइंग इज अ सैम्पल ऑफ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ स्पीच। नेक्स्ट पेज पे जो है सैम्पल है वो पढ़ते हैं हम। As president of the Lahore City Rotary Club, I am pleased to welcome our members and friends to the third meeting in the year project of helping the visually handicapped in our city. For very personal reason, I am pleased to welcome a former colleague, Dr. Mrs. Bushra Mateen, Vice Chancellor of Lahore College। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक सैम्पल आपने दिया, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, जो यानी ये एक इंट्रोडक्टरी सैम्पल है। So the main body of the speech consists of the main points and supporting material used to illustrate that what you want to say to get the preferred audience response. Support material is often provided in the form of illustrations. आप illustrations का use भी इसके अंदर कर सकते हैं। Illustration can be used in all parts of the speech. You may illustrate a point by relating an incident and describe the values, ideals, activities of a person. ठीक है, illustration को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो आपका पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। वो पॉइंट में आप illustration कैसे यूज़ करेंगे, किसी भी इंसिडेंट का यूज़ करते हुए, कोई वाक़या हुआ है पहले, ठीक है, या कोई आपके कोई आइडियल्स हो या कोई एक्टिविटीज़ हो जो कि सपोर्ट कर रही हो आपके पॉइंट को। देर इज़ सो नेक्स्ट लाइन, इन द सेम वे यू मे कोट स्पेसिफिक इंस्टांसेस, कोई एग्जांपल ख़ास जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटा जो है आपके पास इन्वॉल्व किसी चीज़ का वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूजली इंक्लूड स्टैटिस्टिक एज सपोर्टिव डाटा। टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी किसको कहते हैं, एक प्रूफ को, एविडेंस को कहते हैं। सो एविडेंस कैन बी यूज्ड इन एनी पार्ट ऑफ द स्पीच। कंपैरिजन, कंपैरिजन अगर हुआ है एंड एज स्पोर्ट मटेरियल स्पीकर्स ऑफन इंडल्ज इन कंपैरिजन, आल्सो नोन एज द ड्राइंग एनालॉजी। तो आप जो है वो किसी भी चीज़ को मुशाबहत देने के लिए आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इट्स जनरली यूज्ड टू हेल्प क्लेरिफाई एन आइडिया। स्पीकर्स में आल्सो इंडल्ज इन एक्सप्लेनिंग और डेफिनेशन टू मेक अ पॉइंट। एक्सप्लेनेशन या कोई डेफिनेशन देने के लिए वो इस टर्म का यूज़ करते हैं, कंपैरिजन का, यानी कि ना उनसे मुशाबहत करने के लिए। सो व्हेन क्लोजिंग अ स्पीच, इफ द मेन पार्ट्स ऑफ द स्पीच आर zoomed, इट विल लीव द ऑडियंस विद अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। अगर आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे तो वो ऑडियंस को सोचने पर भी मजबूर करेंगे और वो कंप्लीट होंगे। स्पीच कैन बी कंक्लूडेड बाय यूटिलाइजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज: अपील, अप्रिसिएशन, किसी की तारीफ करना, इलस्ट्रेशन का यूज़ करना, कोटेशंस का यूज़ करना, समरी का यूज़ करना। आप इसमें जो अपनी स्पीच में सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। Appreciation is the right way of concluding a speech. So, especially quotations or summarizing or recalling the main ideas of an informative speech are also common technique of concluding a speech. Speech delivery is an art and can be learned and improved. In the delivery of the speech, the following aspects play a crucial part and need to be kept in mind. Means to say that your voice and quality is very important for your speech. After then, eye contact, your posture, gestures, enthusiasm means that your passion, how passionate you are, and stage fright, ठीक है, जो स्टेज का जो एक डर है, खौफ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्पीच में मैटर करती हैं। When assessing the quality of someone's voice, we can easily categorize it is harsh, loud, nasal, pursing, shrill, soft, etc. जाहिर सी बात है, जब कोई जो है वो बोलता है तो हमें उसके सुनने से पता चल जाता है आया कि वो पर्सन जो है वो हार्श है, लाउड है, या वो काइंड है, ठीक है, या वो नाक से बोल रहा है, ठीक है, या वो जो है लफ्ज़ों को तोड़कर बोल रहा है। तो हमें सेंस जो है वो क्लियर हो जाती है कि उसका बोलने का स्टाइल क्या है, सॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यू कैन डू नथिंग अबाउट द टाइप ऑफ वॉइस नेचर हैज़ इंडोव्ड यू विद बट फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ अ स्पीच, ठीक है, यानी ये जो अब हम जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि वो नाक से बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, या उसकी आवाज़ जो है वो हार्श है, लाउड है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो स्पीच है उसको बहुत ज़्यादा जो है उसकी डिलीवरी इफेक्टिव बनानी होगी। इफ़ अटेंशन इज़ पेड टू द रेट, वॉल्यूम एंड पिच, वॉइस क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड।
ठीक है, हमें पता होना चाहिए ऑडियंस तक जो है वो आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही, या हम जस्ट माइक में बोलते जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए माइक की भी आवाज़ कहाँ तक जा रही है, कौन जो है वो सुन पा रहा है और कितना ऑडियंस का इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और अपनी आवाज़ का भी पता होना चाहिए कि हम ऑडियंस के हिसाब से कितना ऊँचा बोल रहे हैं, या तो हम खाली फ्रंट लोगों के लिए बोल रहे हैं या जो बैक में भी बैठे हैं उनके लिए भी बोल रहे हैं। वेरिएशन ऑफ दीज थ्री फीचर्स कैन improve स्पीच डिलीवरी। A speaker who use the same rate, volume and pitch throughout his or her speech should not expect full attention from the audience. Sometimes, due to stage fright, speakers rush through their words or speak at an agonizingly too slow speed. ठीक है, स्टेज का डर हो जाता है तो क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो अपने वर्ड स्लोली आहिस्ता करता जाता है एंड पे, जो कि बैड इफेक्ट डालता है। बोथ स्टाइल्स आर inappropriate. Important points of the speech if delivered at a slower rate or no doubt helpful for audience intention. So next क्या है, आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ा था, प्रेजेंटेशन में भी आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विद द ऑडियंस इज द की टू इफेक्टिव डिलीवरी। नेवर लुक ओवर द हेड्स ऑफ द ऑडियंस और फोकस ऑन द वॉल एट द बैक, बट ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एज यू वुड इन एन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन। जितना ज़्यादा आप ऑडियंस से कॉन्टैक्ट करेंगे, आई कॉन्टैक्ट सॉरी, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेंगे आपकी स्पीच में। सो थिंक ऑफ इट एज वन to one interaction situation where your whole person is directed toward getting a response from the other person. This will enable you to create an atmosphere of a natural conversation when your attention is focused on the address. To gain full attention you have to look directly at a person in the audience. अच्छा, तो जो हमने जो तीन स्पीचेस जो है उसकी पढ़ी हैं, टाइप्स कह लें या तीन तरह की स्पीचेस कह लें, मुझे जो उसमें से पसंद आई है वो है लास्ट वन। पहली भी ठीक है जिसमें आप एक पूरा जो आउटलाइन जो है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन लास्ट वन में ये है कि आप उसमें प्रिपेयर नहीं होते और आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं अपनी स्किल्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो इतनी बनी बनाई नहीं होती, आपको ऑडियंस का पता होता है, आप उनसे एक इंटरेक्टिव वे में स्पीच करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, अपने किसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, आप देखिएगा आपको कौन सी इंटरेस्टिंग लगती है। सो दिस विल इनेबल यू टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ अ नेचुरल कन्वर्सेशन। ठीक है, वो जो लास्ट जो मैं आपको टाइप बता रही हूँ उसमें भी है, वो एक नेचुरल कन्वर्सेशन लगती है, वो यानी कि ज़्यादा कोई बनाई हुई नहीं लगती। When your attention is focused on the addressee, to gain full attention, you have to look directly at person in the audience. So a speaker immediately makes an impression of confidence or a lack of it by the way she stands and holds himself herself before the audience to deliver a speech. Confidence भी जो है वो वैसे develop होता जाएगा जैसे जैसे audience interest लेती जाएगी, और वैसे ही जो आपका confidence है वो भी develop होता जाएगा। Confident speakers stand straight behind the rostrum during delivery and step forward toward the audience on important points. ठीक है, कॉन्फिडेंट स्पीकर जो हैं वो स्ट्रेट खड़े होते हैं स्टेज पे। यूज ऑफ हैंड एंड आर्म जेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग स्पीच डिलीवरी हेल्प सपोर्ट द आइडियाज एक्सप्रेस्ड एंड कन्वे अ फीलिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द रिमार्क्स मेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में है फुल ऑफ यूज ऑफ एंथुजियाज्म योर पैशन दैट हाउ मच यू आर पैशनेट ड्यूरिंग योर स्पीच। A speaker's attitude toward his or her subject and audience is easily apparent to the audience. Knowledge of the subject, आपका जो सब्जेक्ट है उसका कितना नॉलेज है आपके पास, मोड ऑफ डिलीवरी, आई कॉन्टैक्ट, all help indicate the speaker enthusiasm to communicate his views and feelings. The audience reaction to the speech also indicate the speaker enthusiasm. So stage fright or the jitters is undue nervousness. Jitters क्या है, jitters basically nervousness है, unnatural phenomena है ये जो हमें स्पीच के दौरान हम फेस करते हैं। Natural phenomena very common with the amateur or beginner speaker. This can best to overcome by through preparation and practicing the speech aloud beforehand. कैसे हम ये जिटर्स और स्टेज फ्राइट को जो है हम ख़त्म कर सकते हैं, तो थ्रो रिहर्सल। ठीक है, हम इसको रिहर्स कर सकते हैं सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंटेशन में हम करते थे, प्रेजेंटेशन में भी हम रिहर्सल करते हैं। रिहर्स द स्पीच थोरली, स्पीच को जो है आपने रिहर्स करना है, प्रैक्टिस करनी है। डू नॉट रीड फ्रॉम द स्क्रिप्ट और ट्राई टू मेमोराइज द स्पीचेस, बोथ विल फॉल फ्लैट ऑन द ऑडियंस ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें, ये नेक्स्ट पेज पे ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 185 पे, उस पर भी ये यही कह रहे हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो जो स्पीच प्रिपरेशन की जो सेकंड टाइप थी मैन्युस्क्रिप्ट वाली, फर्स्ट वाली
मैन्युस्क्रिप्ट थी और फर्स्ट वाली थी एक्सटेम्पोरेनियस और लास्ट वन थी इम्प्रोप्टो। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी है वो तो इम्प्रोप्टो है, जिसमें आपको कोई जो है वो मटेरियल इकट्ठा नहीं करना पड़ता। आपकी जो अपनी स्किल्स होती है उसकी बेस पे जो आपका नॉलेज होता है, थ्रू इंटरेक्टिव वे आप ऑडियंस से कन्वर्सेशन करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और सब कुछ जो है वो एनालाइज करते हैं, ऑडियंस कितनी है, लार्ज है, स्मॉल है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके क्या इंटरेस्ट नहीं है, किस तरह से वो आपको स्पीच को जो है वो ले रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास स्क्रिप्ट की फॉर्म में एक चीज़ मौजूद होती है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उस पर जा रहा होता है, फिर ऑडियंस से हमारी थोड़ी जो आई कांटेक्ट है थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है। सो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट रीड फ्रॉम द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से आप रीड ना करें और ना ही आप उन लफ्ज़ों को, उन सेंटेंसेस को रट्टा मारने की या याद करने की कोशिश करें। ऐसा क्या होगा कि वो जो है वो या तो आपको भूल भी सकती है वो चीज़ें। सो द illusion ऑफ spontaneity always gives an audience, use your numbered notes as a guide and you will find the actual word as you go along। अगर आप जो है वो रखना चाहते हैं अपने पास स्क्रिप्ट, तो आप फिर उनके नंबर कर लें, जैसे 1 2 3 4, ताकि इजली जो है वो आप अपनी स्पीच को प्रेजेंट कर सकें। सो थैंक यू। So here are the tips for writing a speech. Keep the speech short. अपनी जो आपकी स्पीच है वो शॉर्ट होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं होनी चाहिए कि वो ऑडियंस को बोर कर दे। सो रिसर्च टेल अस दैट लिसनर रिटेंशन बिगिन टू ड्रॉप आफ्टर द इनिशियल 15 मिनट्स। स्ट्रेट टॉक, ठीक है, 15 मिनट्स के अंदर या जितने भी मिनट्स आपने डिसाइड किया उसमें आपने स्ट्रेट टॉक करनी है। एंड रीच इज सैचुरेशन पॉइंट आफ्टर अनदर 15 मिनट्स, सो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया फॉर द स्पीकर्स टू स्टेट द वेरी outside that he she intend to keep the speech short to allow more time for question afterward. Most speaker anyway more interesting when answering question than when delivering the speech। तो आपकी जो स्पीच है वो शॉर्ट होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, और लास्ट जो मिनट्स है अगर आप वो क्वेश्चन आंसर के लिए रख लेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ऑडियंस जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी। Second है, place the important points at the beginning of the speech. Knowing about the short memory span of the listener, do not waste these precious minutes in a long introduction. Gets to the important points fast as it will have a greater impact. Start में ही आपने जो आपकी स्पीच के important points है और जो उसकी beginning है वो आपने ऑडियंस को क्लियर करनी है। Limit the speech to a couple of main points. Repeat before winding up. अपनी स्पीच को जब आप ख़त्म करने लगे हैं तो अपने सब्जेक्ट को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। द स्पीच मस्ट बी सिंपल एंड इट्स स्ट्रक्चर क्लियर। यूज ऑफ सिंपल इन्वॉल्व सेंटेंसेस हेल्प्स द ऑडियंस रिटेन द बेसिक मैसेज। यानी जितनी ज़्यादा स्पीच आपकी सिंपल होगी, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आपने आउटलाइन बनाई हुई है वो जितनी ज़्यादा सिंपल होगी उतनी ही ज़्यादा वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। और अगर आप उसमें गैर ज़रूरी सेंटेंसेस आप उसमें ऐड करते हैं तो वो ऑडियंस को जो है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जो गैर ज़रूरी मटेरियल है अपनी स्पीच में वो उसको आप मत डालें। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो डिस्कस करने वाला वो आपने ऐड करना है। साइन पोस्ट द स्पीच, बिगिन बाय ब्रीफली स्टेटिंग द पॉइंट्स यू विल बी डीलिंग विद। फर्स्ट आई शैल लुक एट, देन आई शैल डील विद एंड फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्टार्टिंग मार्क्स हैं कि आपने बोलने से पहले कौन से मार्क्स यूज़ करने हैं। इन दिस वे द आर्गूमेंट इज ब्रोकन इनटू शॉर्ट स्टेजेस लाइक फर्स्ट, देन एंड फाइनली, which the audience can easily follow. So write out the speech in full. Write and rewrite the speech until it flows smoothly. तो फिर आपने क्या करनी है, अपनी स्पीच को लिखना है और दोबारा से उसको रीराइट करना है। जैसे कि पहले भी आप प्रैक्टिस करते रहे होंगे अपनी लाइफ टाइम में, जब आप स्पीचेस करते रहे हैं इंग्लिश की या चले उर्दू की, तो हम इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करते रहे हैं। एक स्पीच हमने लिख ली है, दोबारा से हम उसको रीराइट करते हैं, देखते हैं कोई ऐसी मटीरियल जो हमने उसको ऐड कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको उसमें से निकाल देते हैं, कोटेशंस ऐड कर देते हैं बहुत ज़्यादा, या शेर व शायरी उसमें हम पोइट्री का यूज़ करते हैं। सो रिड्यूस द रिटन आउट स्पीच टू नंबर्ड नोट्स, रिवाइज केयरफुली एंड रिड्यूस द स्पीच टू की पॉइंट्स वन बाय वन, ईच पॉइंट स्टैंडिंग आउट क्लियरली। जब आपने अपना एक फुल स्पीच रेडी कर लिया उसके बाद जो आपने है उस स्पीच को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है और उसकी क्या है नंबरिंग कर देनी है। Each point standing out clearly, you will find that a single point or phrase will be enough to activate a whole string of associated ideas. जब आपके पास यानी एक ऐसा पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जिसको देख के आपको याद आ जाए कि ये मेरा सब्जेक्ट क्या था और जिसके ऊपर मैंने क्या इससे रिलेटेड डिस्कशन करनी थी। सो
रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट से रीडिंग करना क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इज नो डाउट एन इम्पोर्टेंट स्किल बट नॉट ऑल ऑफ अस आर कॉम्पिटेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट परहैप्स बिकॉज ऑफ अ जनरल लैक ऑफ ट्रेनिंग इन दिस एरिया सो मैनी स्पीकर्स रिलाई ऑन द यूज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन डिलीवरिंग अ स्पीच। अच्छा, अब कौन लोग मैन्युस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं? जिनको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती बोलने में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनको बोलने में प्रैक्टिस ना हुई हो या वो इंटरेक्ट ना हो सकता है कि वो बिजी हो, ठीक है, और उनके पास जो है वो स्पीच बनाने का टाइम ना हो। तो क्या होता है, उन्हें फिर उनके माता जो काम करने वाले होते हैं वो उनको एक स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं। वट एवर द रीजन इट वुड बी रॉन्ग टू एज्यूम दैट सिंस द स्पीच इज रिटन डाउन इट वुड बी सिंपल टू प्रेजेंट। रीडिंग लाउड अ रिटन स्पीच सीम्स एन easy task but if not rendered properly it can be ruinous. Clarity, forcefulness, and directness, marks of an effective speech, are easily lost when the reader focuses entirely on the next without lifting eyes to make contact with the audience. यानी जब आप मैन्युस्क्रिप्ट को रीडिंग करते हैं और जस्ट आप बस उस पेज की तरफ देख कर ही रीडिंग करते रहते हैं नीचे नीचे नीचे, तो क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो आपके पॉइंट्स तो सुन रही होती है, अंडरस्टैंड भी कर रही होती है, लेकिन वो फिर इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, ठीक है, वो बोर हो जाती है क्योंकि आप उससे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते, जस्ट अपना एक मटेरियल उनके सामने जो है वो पेश कर रहे होते हैं। सो द पर्पज ऑफ रीडिंग लाउड इज टू स्पीक इन काम फॉर्मल वे वाइल मेंटेनिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। यानी अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट से भी पढ़े हैं तो वो ऐसा पढ़ना होना चाहिए कि ऑडियंस का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, ना कि वो बोर हो। जी, तो द मैन्युस्क्रिप्ट मस्ट बी रिटन केयरफुली कीपिंग फैक्टर्स सच एज अकायन सब्जेक्ट एंड ऑडियंस इन माइंड। वही मैन्युस्क्रिप्ट जो है इसमें आपको मौके को देखते हुए, जो आपका सब्जेक्ट है जो मजबून है और जो ऑडियंस है उसको देखते हुए केयरफुली आपने स्क्रिप्ट तैयार करना है। एट द सेम टाइम इट शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पीच ऑर्गेनाइजेशन एज इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है स्पीच की आपने उससे रिलेटेड जो है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, असूलों को फॉलो करते हुए स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन रखना है। तो इसीलिए कहते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट यानी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने से पहले एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है कि स्क्रिप्ट तैयार करने वाले ने वो चीज़ें लिखी हों जो कि आप ऑडियंस के सामने डिस्कस ही ना करना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है। ट्रांजिशंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट मस्ट बी ऑब्वियस एंड क्लियर टू द लिसनर। लिसनर्स को पता होना चाहिए रीडिंग के दौरान कि कहाँ अब आप स्टॉप कर रहे हैं, कहाँ अब आप नई बात स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप जस्ट रीडिंग करते जा रहे हैं, जहाँ फुल स्टॉप भी आ रहा है उसके साथ वाले सेंटेंसेस भी आपस पढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। द स्टाइल शुड बी सिंपल एंड कन्वर्सेशनल नॉट कॉम्प्लेक्स। स्टाइल जो है मैन्युस्क्रिप्ट में भी वो कन्वर्सेशन वे में ही लिखा होगा, लेकिन आपने उन पॉइंट्स को क्या करना है, सिंपल रखना है और ज़्यादा उसको पेचीदा नहीं करना। highly irradiate it should be written as if the reader is talking not reading out to the audience। वो जो स्क्रिप्ट है इस वे में आपने ऑडियंस से बोलना है, आई कांटेक्ट करते हुए, साथ साथ उसको नीचे से पढ़ते हुए, कि ऑडियंस जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और उनको वो ज़्यादा बोर ना हो, ठीक है। तो ये भी एक स्किल है, मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उतना नहीं है। आई थिंक तीनों ही ईजी है। For ease in reading to the final draft of the manuscript must be printed in large font on one side of the paper and not on both sides। यानी कि जब मैन्युस्क्रिप्ट आप लिखते हैं तो उसमें जो उसकी वन साइड प्रिंटेड वो है लार्ज होनी चाहिए, उसमें फॉन्ट जो उसका है ना रिटन फॉर्म का वो लार्ज होना चाहिए। If there is more than one page, see that the pages are clearly numbered and in the right order। यानी जो आपकी जो स्पीच है ना उसके भी नंबर होने चाहिए, ठीक है। यानी फर्स्ट पे आपने ये बोलना है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। यूली आर रोस्ट्रम, मुझे यहाँ पे वो थ्री इडियट्स की मूवी का एक वो याद आ गया जिसमें वो स्पीच जो है वो वैसे ही पढ़ते जाते हैं, अगर आपने वो क्लिप देखा हो, बहुत फनी क्लिप है, तो मुझे वो याद आ गया। तो इसलिए क्या है कि आपने जो आपकी अगर मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़नी है स्पीच तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग होनी चाहिए राइट ऑर्डर में। Usually a rostrum or lectern is provided for speakers, which makes it a lot easier for the speaker to read out by placing the papers on the left of the desk and merely shifting the readout page to the right. In case no rostrum is provided and the speaker is expected to stand in front of the audience and deliver, the speaker should hold the manuscript in the left hand and at a level where the words can be easily। तो इस लाइन्स को आप रीड आउट कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, oral practice of reading the manuscript is desirable। The greatest difficult facing the speaker is that of maintaining eye contact।
ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट के दौरान मसला किसमें होता है? आई कॉन्टैक्ट में होता है। ज़ाहिर सी बात है वो नीचे देख के पढ़ा होता है तो ऊपर वो आई कॉन्टैक्ट कैसे करेगा विद द ऑडियंस एंड एट द सेम टाइम रीचिंग अ सेंस एंड फीलिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सो रिपीटेटिव प्रैक्टिस विल प्रोवाइड फेमिलियरिटी विद द मैन्युस्क्रिप्ट। बार-बार आप प्रैक्टिस करेंगे बार-बार तो उस पे जो है ये इस पे अबूर हासिल हो जाएगा। Which will indirectly increase the speaker's ability to maintain eye contact with the audience. Such practice will help reduce dependence on the written word. Speaker usually work out their own ways of reducing dependence on the written words. So last paragraph, another common problem is the tendency to speak too rapidly. एक और प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत स्पीड में यानी वो रैपिडली उसको पढ़ लेते हैं. दिस कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग स्लाइड पॉजेस बिटवीन आइडियाज एंड ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट आइडियाज और सेक्शन ऑफ द स्पीच. स्पीच के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उसमें जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है जहाँ आपको लगता है कि आपको स्टॉप करना चाहिए थोड़ा सा पॉज करना चाहिए तो वहाँ आप रुकेंगे. द पॉजेस विल आल्सो गिव द ऑडियंस टाइम टू लेट आइडियाज सिंक इन. Continued practice will lead up to the desired result to convey ideas in a lively conversational manner. तो ये जो टॉपिक है ये आपको कहाँ हेल्पफुल होगा जब आप अपनी स्पीच तैयार करेंगे किसी भी कयन से रिलेटेड. आपको पता होगा मैंने मटेरियल कैसे गैदर करना है, मैंने उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मैंने उसकी मेन बॉडी में क्या लिखना है, मैंने उसके कंक्लूजन में क्या लिखना है, मैंने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए उसका स्टार्ट कैसे लेना है. ठीक है, कौन सी ऐसी बात होगी या कौन सा सब्जेक्ट होगा या कौन सी ऐसी कोटेशन होगी जो उनको अट्रैक्ट करेगी. और बीच में अगर मेरा कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो मैंने उनसे कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर देनी है किसी टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, यानी उनको बोर नहीं होने देना और एक इंटरेक्टिव वे होना चाहिए. और इसके 3 स्पीचेस थी, टाइप्स कह लें या फिर 3 तरह की स्पीचेस कह लें. फर्स्ट थी एक मैन्युस्क्रिप्ट थी और एक थी एक्सटेम्पोरेनियस और एक थी इम्प्रोप्टो. ठीक है, ये 3 थी. और हमने लास्ट में पढ़ी है इम्प्रोप्टो जो है इसको हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है कि ये मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी थी कि आपके पास एक स्क्रिप्ट होगा उसको देखना भी है आपने और फिर जो है रीडिंग करनी है और ऑडियंस को इंटरेक्ट करना है. और नेक्स्ट जो पेजेस हैं वहाँ पे कुछ सैंपल दिए हुए हैं जो आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कैसे अपनी स्पीच जो है वो रेडी करनी है. पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इनमें से कोई सी भी स्पीच की टाइप पूछ सकते हैं कि किस तरह की स्पीचेस हो सकती हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है स्पीच का. या आपको कोई टॉपिक दे देंगे और कहेंगे इस पर जो है आप एक स्पीच तैयार करके लिखें. ठीक है, तो आप अपने पेपर में जो है वो इस वे में स्पीच लिख सकते हैं. ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं.